नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और राजस्थान में होने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से कोई ना कोई प्रश्न बनता है। ठीक है, इस टॉपिक को आपको रटना बिल्कुल नहीं है। हम इसको मैप के द्वारा आराम से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें से हमारा कोई भी सवाल गलत ना हो। जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो राजस्थान को सर्वप्रमुख रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हमें इनके नाम याद रखने कि राजस्थान को किन किन 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो पहला है पश्चिमी मरुस्थल अथवा पश्चिमी रेतीला प्रदेश। ठीक है, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इन 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थल अथवा पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जब हम इसको राजस्थान के मैप पर बात करें तो हमें एक चीज़ पता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को लगभग 2 विभागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। तो ये हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश मतलब अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 विभागों में विभाजित करती है। इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है पश्चिमी रेतीला प्रदेश। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो यह जो राजस्थान का उत्तर पूर्व वाला भाग है यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से हम 3 बेसिन पढ़ेंगे, चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन और यहाँ पर दक्षिण में आएगा माही नदी बेसिन। इसके अलावा ये जो चौथा भाग है कॉर्नर में दक्षिण पूर्वी भाग, यह है हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, एक बार आपको ये मैप में याद रखना है कि इनकी स्थिति कहाँ पर है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में कहाँ पर स्थित है और कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थल अथवा रेतीला प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के मैप में इनकी स्थिति यहाँ पर है। इसमें से एक सवाल बनता है दोस्तों कि उत्पत्ति के क्रम के आधार पर इनका सही क्रम क्या है। ठीक है, सवाल को समझिएगा कि उत्पत्ति के क्रम के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम क्या है। कहने का मतलब है कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे पहले बना, कौन सा उसके पश्चात और सबसे अंत में किसका निर्माण हुआ। तो जब हम उत्पत्ति के क्रम के आधार पर बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले जिस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ वह है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्पत्ति के क्रम के आधार पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? अरावली पर्वतीय प्रदेश का। ठीक है, उसके पश्चात दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके पश्चात पूर्वी मैदानी प्रदेश
और सबसे अंत में हुआ है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। ठीक है, तो उत्पत्ति के क्रम के आधार पे किसका निर्माण सबसे पहले हुआ? अरावली पर्वतीय प्रदेश का। और किस भौतिक प्रदेश का निर्माण सबसे अंत में हुआ? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का। ठीक है, सवाल किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है? आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के क्रम के आधार पर राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम है। तो आपको ये क्रम याद रखना है कि राजस्थान में सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई, उसके पश्चात दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके पश्चात पूर्वी मैदानी प्रदेश, और सबसे अंत में किसका निर्माण हुआ? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, जब हम इसको मैप पे देख रहे हैं तो एक चीज देखिएगा, हमने पढ़ा था कि यहां पर पाकिस्तान है। ठीक है, और पाकिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा था? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, पाकिस्तान तथा भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा गया था? रेड क्लिफ रेखा कहा गया था। तो जब हम राजस्थान के संदर्भ में इस पश्चिमी मरुस्थल की बात करते हैं तो इसका विस्तार कहां से लेके कहां तक है? देखिए, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला से लेकर कहां तक? रेड क्लिफ रेखा के मध्य इसका विस्तार है। कहां से लेकर कहां तक? पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है इसका रेड क्लिफ रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के द्वारा, तथा इसकी पूर्वी सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के द्वारा होता है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि अरावली पर्वतमाला को 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होती है समवर्षा रेखा? कि मानचित्रों पर समान वर्षा प्राप्ति वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखा कहा जाता है। किस प्रकार से? कि मान लीजिए यहाँ पे कोई स्थान है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, एक स्थान यहाँ पर है, यहाँ पे भी 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाएगा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और जिन जिन स्थानों पे 40 सेंटीमीटर होती है उनको मिलाने वाले स्थानों को कहा जाएगा 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और जहां पर 25 सेंटीमीटर होती है उसको क्या कहा जाएगा? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो समवर्षा रेखा क्या होती है? कि मानचित्र पर समान वर्षा प्राप्ति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का विस्तार कहां से लेके कहां तक है? अरावली पर्वतमाला या 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से लेकर पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि इसका विस्तार 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है। राजस्थान में इसका विस्तार कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मरुस्थल का विस्तार राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? तो कितने प्रतिशत पर? लगभग 61.11% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ठीक है, इसके
इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस भौतिक प्रदेश में राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का तो कितना है, 61.11% है, और यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40% निवास करती है। इसके बाद एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता तथा सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है। ठीक है, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि विश्व का सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा है, अपना पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। ठीक है, यह विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता भी यहाँ पे पाई जाती है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम मरुस्थल नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक क्या वीरान उजाड़ जगह जहाँ पे तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है तथा वर्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, राजस्थान के मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर राज्य के कई बड़े बड़े नगर भी विस्तृत हैं। ठीक है, और जब हम पशुधन की बात करते हैं तो यहाँ पे राज्य का जो पशुधन है उसका भी एक बहुत बड़ा भाग पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के आ जाने के पश्चात यहाँ पर कृषि का भी क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है तथा यह विश्व का सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल है। ठीक है, इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, नाम क्या हो गया इसका, थार का मरुस्थल। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का विस्तार अरावली पर्वतमाला से लेके रेड क्लिफ रेखा के मध्य विस्तृत है। ठीक है, यह 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, लगभग 61.11% है। यहाँ पर राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है तथा विश्व का सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल है। ठीक है, इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें, क्या बात करेंगे, इस मरुस्थल का विस्तार राज्य के 12 जिलों में पाया जाता है। थार के मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से 12 जिले आते हैं, तो आप देखिए, सबसे पहले ऊपर की बात करें तो श्री गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर तथा 12वां पाली। तो इन 12 जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। कौन कौन से 12 जिलों में, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़,
चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर तथा पाली। जब हम राजस्थान के मानचित्र पर इनकी बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर सबसे ऊपर है श्री गंगानगर, उसके इधर की पूर्व की तरफ है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद यहाँ पे चूरू, फिर झुंझुनू तथा सीकर। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका नागौर। इधर से चलेंगे अपन रेड क्लिफ रेखा के सहारे तो बीकानेर, बीकानेर के पश्चात जैसलमेर, जैसलमेर के पश्चात बाड़मेर, बाड़मेर के पश्चात जालोर। ठीक है, इधर आ जाएगा जोधपुर तथा पाली। तो इन 12 जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में थार के मरुस्थल का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो किस जिले में नहीं पाया जाएगा, जो इन 12 में से नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर तथा पाली, ये 12 जिले हैं जिनमें इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम बात करें तो इस थार के मरुस्थल को 2 विभागों में विभाजित किया जाता है। थार के मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? पहला पश्चिमी शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। पहला है पश्चिमी शुष्क प्रदेश तथा दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इस मरुस्थल को 2 विभागों में विभाजित करती है। कितने सेंटीमीटर की? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 विभागों में विभाजित करती है। कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला को 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 विभागों में विभाजित करती है, तो कौन सी? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। और 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 विभागों में विभाजित करती है। कौन कौन से में? एक है शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश की तुलना में शुष्क प्रदेश में तापमान ज़्यादा होता है तथा वर्षा तुलनात्मक रूप से क्या होती है? कम होती है। तो मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ने कितने विभागों में विभाजित किया? 2 विभागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। तो मरुस्थल को कितने विभागों में विभाजित किया? 2 विभागों में विभाजित किया। सबसे पहले अगर हम बात करें पश्चिमी शुष्क प्रदेश की, तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का विस्तार 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से लेकर पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा के मध्य पाया जाता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? पश्चिम में तो रेड क्लिफ रेखा से लेकर पूर्व में 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा तक पाया जाता है। ये कौन सी वर्षा रेखा है? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ठीक है, और अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार कहां से लेके कहां तक पाया जाता है? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से लेके 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा अथवा अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य पाया जाता है। इस शुष्क प्रदेश की बात करें तो इस शुष्क प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा जाता है।
पहला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, पहला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश तथा दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जब हम देखिए बालू का स्तूप क्या होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं रेत के टीले। बालू का स्तूपों को इंग्लिश में कहा जाता है सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो बालू का स्तूप क्या होते हैं, रेत के टीले होते हैं। तो वह क्षेत्र जहाँ पे रेत के टीलों का विस्तार पाया जाता है उसे कहा जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और वह क्षेत्र जहाँ पे बालू का स्तूपों का विस्तार नहीं पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अगर हम इसकी मैप में बात करें तो यहाँ पर बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बालू का स्तूपों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, तो इसे कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और बाकी के क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है उसे कहा जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में सर्वत्र रेत के टीलों का विस्तार पाया जाता है। किसके टीलों का, रेत के टीलों का विस्तार पाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे बालू का स्तूपों का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सर्वत्र रेत के टीलों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इन रेत के टीलों को साहित्यिक भाषा में, इन रेत के टीलों को साहित्यिक भाषा में धोरे कहा जाता है, जबकि स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कर रेत के टीलों को साहित्यिक भाषा में तो क्या कहा जाता है, धोरे कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, धरियन कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा धरती धोरारी। ठीक है, तो धोरे क्या होते हैं, रेत के टीले होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो बालू का स्तूपों को 3 प्रकार से पढ़ा जाता है, या फिर संरचना के आधार पे बालू का स्तूप प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, दूसरा होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और तीसरा अपन पढ़ते हैं बरखान। तो संरचना की दृष्टि से बालू का स्तूप कितने प्रकार के पढ़ेंगे अपन, यहाँ पर 3 प्रकार के बालू का स्तूप पढ़ेंगे, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप तथा बरखान। इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो अनुदैर्घ्य को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल अथवा लीनियर सैंड ड्यून्स, अनुप्रस्थ को कहा जाता है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, और बरखान को बरखान ही कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का। ठीक है, कौन से, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या होते हैं कि जब बालू का स्तूपों का निर्माण पवन की दिशा के समानांतर होता है तो इन्हें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। कैसे, मान लीजिए हवा चल रही है तो ये हवा क्या करेगी, अपने साथ रेत के कणों को उड़ाकर
चलेगी। ठीक है, इसके पश्चात जहाँ कहीं पे भी ये हवा रुकेगी वहाँ पे क्या करने लग जाती है, इस रेत के कणों का क्या करने लग जाती है, जमाव करने लग जाती है। तो इनके लगातार जमाव होते रहने से किसका निर्माण होता है, रेत के टीलों का निर्माण होगा। अब पवन की दिशा किधर है, इस दिशा में, ये क्या है, पवन की दिशा। और बालू का स्तूपों का निर्माण भी किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। तो पवन की दिशा के क्या हो जाएगा, यह समानांतर अथवा पैरेलल। तो जब कभी भी बालू का स्तूपों का निर्माण पवन की दिशा के समानांतर होता है तो उसे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इनको कहा जाता है लीनियर सैंड ड्यून्स या लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। तो क्या पढ़ा हमने, जब कभी भी बालू का स्तूपों का निर्माण पवन की दिशा के किस प्रकार से होता है, समानांतर होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो राजस्थान में जैसलमेर जिले में एक तहसील है रामगढ़। ठीक है, कौन सी जगह, रामगढ़। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो रामगढ़ नामक स्थान है, इसके दक्षिण पश्चिम में, इसके दक्षिण पश्चिम में तथा कौन कौन से जिलों में, जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों में इनका विस्तार अधिक पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, तो जैसलमेर जिले के जो रामगढ़ नामक स्थान है इसके दक्षिण पश्चिम में, इसके अलावा कहाँ पर, जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों में किसका विस्तार पाया जाता है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के पश्चात आते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन से, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों में हमने पढ़ा कि इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, पवन की दिशा के समानांतर हुआ। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों में क्या होता है कि मान लीजिए वापस ये क्या चल रही है, पवन, तो ये क्या हो जाएगी, पवन की दिशा। पवन की दिशा किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस पवन या हवा के साथ क्या होंगे, रेत के कण उड़कर चलेंगे। इस पवन के मार्ग में यदि कोई क्या आ जाता है, अवरोध या रुकावट, तो पवन के मार्ग में कोई अवरोध आ जाएगा तो ये क्या करेगी, रेत के कणों का जमाव करेगी। ठीक है, और लगातार जमाव होते रहने से क्या बन जाएंगे, रेत के टीले बन जाएंगे। तो पवन की दिशा तो क्या है, इस तरह से, और रेत के टीलों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से। तो जब कभी भी रेत के टीलों का निर्माण या बालू का स्तूपों का निर्माण पवन की दिशा के लंबवत अथवा समकोण पर होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, किस प्रकार से हो रही है, समकोण पर अथवा लंबवत। तो जब कभी भी बालू का स्तूपों का निर्माण पवन की दिशा के किस प्रकार से होता है, लंबवत होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का विस्तार प्रमुख रूप से बीकानेर जिले में पुंगल नामक स्थान के, कौन से जिले में, बीकानेर जिले में पुंगल नामक स्थान के चारों ओर पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का विस्तार प्रमुख रूप से कहाँ पे पाया जाता है, बीकानेर जिले के पुंगल नामक स्थान के चारों ओर पाया जाता है। इसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं हमारे
बरखान। ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है बरखान क्या है। आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन अलग अलग जगह से उठा के पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे सवाल पूछा गया कि बरखान क्या है। ठीक है, एक आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण, या फिर आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला एक कृषि का प्रकार, किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। तो सवाल को ध्यान देना है कि बरखान क्या है। तो आपको याद रखना है अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है आपको कि बरखान क्या है, कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। जब हम आकृति की बात करते हैं तो इस प्रकार का बरखान होता है। ये क्या होता है? रेत का टीला होता है, लेकिन आकृति कैसी होती है इसकी? अर्धचंद्राकार होती है, और इसके ये दो सींग जैसी आकृति में कोने बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक है, पवन की दिशा की बात करें तो पवन की दिशा यह होती है। इसके केंद्र में या मध्य भाग में क्या होता है? रेत का जमाव ज़्यादा होता है और किनारों पर रेत का जमाव कम होता है। ठीक है, तो बरखान क्या होता है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। ठीक है, यह सर्वाधिक गतिशील तथा सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सभी प्रकार के बालू का स्तूपों में सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से हैं? तो बरखान। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप कौन से हैं, तो कौन से हो जाएंगे? बरखान। इनके निर्माण की सर्वाधिक संभावना शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि बरखान के निर्माण की सर्वाधिक अनुकूल दशाएं कहाँ पे पाई जाती है? तो शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर वही चीज़, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो हमें ध्यान रखना है चूरू, झुंझुनू तथा सीकर, 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू तथा सीकर जिलों को क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बरखान की बात करें कि इसके अलावा बरखान कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कुछ क्षेत्र आपको याद रखना है, जैसे सूरतगढ़। कहाँ पर? श्री गंगानगर में। देशनोक, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। और रावतसर, ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। तो कहाँ कहाँ पे बरखान पाए जाते हैं? सूरतगढ़, श्री गंगानगर, देशनोक, बीकानेर तथा रावतसर जो हनुमानगढ़ में है, यहाँ पर भी बरखान का विस्तार अधिक पाया जाता है। तो 3 प्रमुख प्रकार के हमारे बालू का स्तूप हो गए। कौन कौन से? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप तथा बरखान। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप वह बालू का स्तूप जिनका निर्माण पवन की दिशा के समानांतर होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। और अनुप्रस्थ में क्या पढ़ा हमने? वह बालू का स्तूप जिनका निर्माण पवन की दिशा के लंबवत अथवा समकोण पर होता है, उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। और बरखान क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, सर्वाधिक गतिशील तथा सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप होते हैं। इनके निर्माण की सर्वाधिक अनुकूल दशाएं कहाँ पे पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बालू का स्तूप और है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और यह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हम्मादा, ठीक है, रेग तथा इर्ग, ये भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि यह क्या होते हैं। हम्मादा संपूर्ण पथरीला
मरुस्थल। इर्ग क्या होता है? संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। और जहाँ पर रेतीला और पथरीला दोनों पाया जाता है अर्थात मिश्रित मरुस्थल, उसे क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। ये सहारा के मरुस्थल की शब्दावली है, लेकिन ये यहाँ पर भी पूछी जाती है कि हम्मादा क्या होता है? कि वह क्षेत्र जहाँ पे संपूर्ण रूप से किसका? चट्टानों का या पत्थरों का विस्तार पाया जाता है, उसे कहा जाता है पथरीला मरुस्थल। अभी अपन आगे पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहाँ पे बालू का स्तूपों का विस्तार नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और इर्ग क्या होता है? संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। और इसके अलावा रेग क्या होता है? मिश्रित मरुस्थल, ठीक है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश क्या होता है? यहाँ पे बालू का स्तूपों का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। बालू का स्तूप क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह सवाल भी आरपीएससी के द्वारा कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि बालू का स्तूपों का सर्वाधिक निर्माण किस अवधि में होता है? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्च से लेके जुलाई माह में बालू का स्तूपों का सर्वाधिक निर्माण होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने से चट्टानें टूटकर बिखर जाती है और रेत के कणों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बालू का स्तूपों का निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवधि कौन सी है? मार्च से लेके जुलाई तक, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या है और अर्धशुष्क प्रदेश में कौन कौन से छोटे प्रदेश आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।